नमस्कार। जुर्म और गोली का पुराना रिश्ता रहा है। गोलियां आज भी चली, जाने भी गईं और फिर शुरू हो गया धर पकड़ का खेल। लेकिन जब बात खेल की निकली है तो हमें इस खेल के खिलाड़ियों को समझना होगा, इस खेल में बिछी बिसात को समझना होगा और तब जाकर हम समझ पाएंगे इस गैंग वॉर के खेल को, जिस खेल में जाती है लोगों की जानें और रह जाते हैं बस बचे हुए कारतूस के खाली खोखे। गैंग वॉर में हमेशा शाह और मात का खेल चलता रहता है और यह खेल आगे बढ़ता रहता है। आपको याद होगा अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। यह फिल्म झारखंड की कहानी को ही बयां करती थी और आज हजारीबाग में हुए गोलीकांड ने इस फिल्म की पटकथा को आगे बढ़ाया है। तो आज पुरोहिया क्राइम स्पेशल में बात होगी हजारीबाग कोर्ट परिसर में हुए खून खराबे की। तो चलिए शुरू करते हैं रघुराज में गैंग वॉर। तब किसी को अंदाजा तक नहीं था, किसी को भनक भी नहीं थी कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। लेकिन सारी तैयारियां की जा चुकी थी, साजिश रची जा चुकी थी। शिकारी अपने शिकार की तलाश में तैयार खड़ा था और उसने अपने शिकार को दबोच भी लिया। हम आपको दिखाते हैं पूरा घटना चक्र कि कैसे और कब क्या हुआ। वक्त सुबह के 10:35 हजारीबाग जिला कोर्ट परिसर। एडीजे सेकंड आरएनसी की कोर्ट से कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव बाहर निकलता है। उसके साथ कई लोग मौजूद होते हैं। वक्त 10:42। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अपने लोगों के साथ वो आगे बढ़ता है। मिलने वाले कई और लोग मौजूद थे। वक्त 10:45। सुशील श्रीवास्तव कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वक्त 10:47। सुशील श्रीवास्तव आगे बढ़ा ही था, तभी करीब 15 मीटर की दूरी से फायरिंग शुरू हो जाती है। ये फायरिंग एक बोलेरो गाड़ी से उतरे लोगों ने की थी। बोलेरो गाड़ी का नंबर GH12B1694 बताया जा रहा है। गोलियों के निशाने पर सुशील श्रीवास्तव ही होता है। वक्त 10:48। फायरिंग की आवाज सुनकर कोर्ट परिसर में सनसनी फैल जाती है। सुरक्षाकर्मी भी चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन उनके पोजीशन लेने के पहले ही एक गोली गयासुद्दीन खान को लग जाती है। जैसे ही गयासुद्दीन घायल होकर गिरता है, वैसे ही दूसरी गोली कलाम खान को लगती है। वक्त 10:50। हथकड़ियों में जकड़े सुशील श्रीवास्तव का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। एक बार जो सुशील गिरता है, फिर वो दोबारा नहीं उठ पाता। उसके शरीर को AK-47 की गोलियों से लहूलुहान कर दिया जाता है। इस बीच एक गोली पुलिस के एक जवान को भी लगती है, वो भी घायल हो जाता है। वक्त 10:51। घायल पुलिस जवान बहादुरी दिखाता है। वो हमलावरों पर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर देता है। जवाबी फायरिंग से हमलावर घबरा जाते हैं, वो भागने लगते हैं। इस बीच एक हमलावर अपना AK-47 छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस उसके AK-47 को बरामद कर लेती है।
इस दौरान कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग से लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया जाता है, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, हजारीबाग। कोर्ट परिसर में तब अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी को एहसास नहीं था कि यहां खूनी खेल होने वाला है। रोज की तरह काम हो रहा था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कोर्ट परिसर गूंज उठता है और अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। गोलियों के निशान, जमीन पर खून के धब्बे, परिसर में गिरा पड़ा AK-47, ये सारी चीजें बयां कर रही हैं हजारीबाग कोर्ट परिसर में हुए वाकये का। यह हजारीबाग कोर्ट परिसर है। यहाँ रोज की तरह ही मंगलवार को भी काम चल रहा था। कोर्ट में पेशी के लिए सुशील श्रीवास्तव को लाया गया था। सुशील श्रीवास्तव एक कुख्यात डॉन था, जिसके ऊपर कई हत्या, अपहरण और इससे जुड़े कई मामले दर्ज थे। सुशील श्रीवास्तव की अदावत पांडे गिरोह के साथ चल रही थी। सुशील पहले खुद पांडे गिरोह का शूटर था, लेकिन बाद में अलग हो गया। दोनों गैंग के बीच में पहले से ही खूनी खेल चल रहा था। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा था कि सुशील श्रीवास्तव के ऊपर हमला किया जा सकता है, लिहाजा पुलिस की माने तो सुशील की सुरक्षा पुलिस ने बढ़ा दी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान उसके साथ पुलिस के मुताबिक पर्याप्त सुरक्षा दी जाती थी। मंगलवार को भी सुशील के साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन फिर भी वारदात हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ही आए हुए थे। अभी हम लोग लगे हुए हैं, उसके सर्च ऑपरेशन हम लोग का चल रहा है और उम्मीद है जल्द ही कुछ हासिल होगा। कितने अपराधी आए थे? ये सब अभी डिस्क्लोज नहीं किया सकता, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। किस रास्ते से आए थे ये तो बताएंगे? यही जो आम आदमी का आने का रास्ता है उसी रास्ते से आए थे। और पेशी के दौरान हुई या पेशी के बाद? एक पेशी हो चुका था, दूसरे पेशी के लिए जा रहे थे। उसी बीच में जाते हुए पीछे से वार किया क्या या आगे से? नहीं, बगल में से हुआ है, सामने से। कुछ आपके जिला बल के भी कुछ लोग? हाँ, इंजर्ड हुए। एक सिपाही मेरा इंजर्ड हुआ है। कैसी हालत अभी? ठीक है। और भी कोई आम नागरिक या आम जनता? एक आदमी, आम आदमी का हुआ है, उसके पैर में उसकी गोली लगी, वो उसकी भी हालत ठीक है। बाकी जो 3 थे संभवतः उनके साथ के ही थे। AK-47 से फायरिंग कर सुशील को मौत की नींद सुला दिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रह जाती है। हमलावर फरार हो जाते हैं, वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस के इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। इसके लिए अलर्ट आते रहता है और अलर्ट भी थे, तभी इतना संख्या में फोर्स था उसके एस्कॉर्ट करने के लिए और तभी रिटेलिएट भी किया है फोर्स जो है। घटना हो गई। हम लोग जांच भी इस बिंदु पर भी, बड़ी स्तर पर भी इस पर जांच होगी। क्या कुछ चूक हुई? कहाँ कोई चूक हुई है, कहाँ पर इसको आगे कैसे रोका जाए, ये सब विचार होगा। पुलिस इस मामले को सुरक्षा में चूक नहीं मानती। वो कह रही है कि सुशील श्रीवास्तव को पर्याप्त सुरक्षा दी गई थी। पुलिस ये भी स्वीकार करती है कि उसके पास ऐसी रिपोर्ट पहले से भी थी, लेकिन फिर इसके बाद भी हमला हो जाता है और कुख्यात डॉन मौत की नींद सो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस के पास हमले की जानकारी थी तो फिर वारदात का हो जाना क्या समझा जाए। तो संभावना है कि किशोर पांडे का जो गैंग बचे हुए हैं उन्हीं के लोग ये प्री प्लान करके और ये जो है सो घटना को अंजाम दिए हैं। AK-47 से फायर किए हैं। पुलिस हमारे जो हवलदार जिनका पैर में गोली लग गया है, उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने हथियार से फायर किया है, जिसके कारण उनका AK-47 गिर गया और वो लोग जो है सो मोटरसाइकिल से भाग गए हैं। PO से एक बोलेरो और एक स्कूटी भी बरामद की। कितने लोग घायल हुए सर और कितनी डेथ हुई? घायल तो टोटल 4 को लगी थी इंजरी, लेकिन 3 जो है सो एक्सपायर कर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें एक सुशील श्रीवास्तव भी है और हमारे हवलदार का इलाज चल रहा है। इस मामले की जांच शुरू हो जाती है। पुलिस मौके पर से साक्ष्य जुटाने लगती है, लेकिन सवाल अभी भी अधूरे हैं। वो अपने जवाब मांग रहे हैं।
जवाब हैं कि मिलते नहीं। सीएम साहब मामले का संज्ञान लेते हैं, आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया जाता है, डीजीपी से जानकारी ली जाती है। लगता है कि काम पूरा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच हत्यारे आते हैं और बड़ी आसानी से अपने शिकार को तलाश कर उसे अपना निशाना बनाकर चले जाते हैं। इसे पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या कहें। गंभीर है और गंभीरता से ले रही है। सीएम के साथ बैठक हुई, नहीं, मुख्यमंत्री महोदय के साथ तो अन्य कई विषयों पर बात हुई। इस मुद्दे पर थोड़ा सा एक आरक्षी महानिदेशक को कहा गया है तत्परता से इसकी जांच पड़ताल करवाएं और जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनको पकड़वाने के लिए कार्रवाई करें। पुलिस ने भी इसे गैंगवार ही माना है, लेकिन केवल मानने से क्या होता है, इस गैंगवार को रोकना होगा। अगर ये अभी नहीं रोका गया तो फिर एक लंबा सिलसिला शुरू हो सकता है खूनी खेल का, और इस खूनी खेल की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की झोली में जाएगी। हजारीबाग से यादवेंद्र सिंह और आशुतोष सिन्हा के साथ रांची से सनी शारद, जी मीडिया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी गैंग वॉर का यह खेल जारी है। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। क्या इस खूनी खेल की पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा रही थी? क्या इसे टाला जा सकता था, या फिर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी? लेकिन हमें मिल रही जानकारी के अनुसार इस खूनी खेल के बारे में पहले से अंदेशा जताया गया था। जिले के एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। आखिर क्या है सच, आप भी देखिए। पहले से थी गैंगवार की तैयारी। मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। खूनी खेल की मिल रही थी आहट। टाला जा सकता था गैंगवार को। जिस खूनी खेल को मंगलवार के दिन अंजाम दिया गया, उसे वक्त रहते टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही भारी पड़ गई और 3 लोगों की जिंदगी गैंगवार की भेंट चढ़ गई। 4 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दरअसल श्रीवास्तव और पांडे, इन दोनों गिरोह के लोग हजारीबाग के सेंट्रल जेल में कैद हैं। दोनों के बीच कई बार जेल के अंदर भी झड़प हो चुकी है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जरा गौर से सुनिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज से करीब 1.5 महीने पहले एक लेटर मिलता है। ये लेटर हजारीबाग जिले के एसपी की गोपनीय शाखा को भेजा जाता है। इस लेटर में लिखा होता है, जेल के अंदर हालात ठीक नहीं है। श्रीवास्तव और पांडे गिरोह के बीच में वर्चस्व को लेकर तनाव बना रहता है। जेल के अंदर श्रीवास्तव गिरोह काम करता है। वो लोगों को फ़ोन की सुविधा दिलवाता है, नशीला पदार्थ भी उपलब्ध करवाता है। इसके लिए जेल प्रशासन को 1 लाख रुपए प्रति महीने दिया जाता है। यही हाल पांडे गिरोह का भी है। वो भी जेल में अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में है। वो भी वो सारे धंधे अपनाता है जो श्रीवास्तव गिरोह करता है। वो भी जेल प्रशासन को पैसे देता है। इन मामलों की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाए। जेल के अंदर हम कैदी लोग दहशत में रहते हैं। यहाँ कभी भी खूनी खेल हो सकता है। इस मामले की जांच के लिए एसपी ने इस पत्र को आगे भेज दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक इस बारे में कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। कोशिश क्यों नहीं की गई? अब सवाल उठता है कि जेल के अंदर से संचालित हो रहे गिरोह को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसे पुलिस की लापरवाही नहीं तो और क्या समझा जाए। यादवेंद्र सिंह, जी मीडिया, हजारीबाग। अब सवाल यह है कि आखिर इस गैंग वॉर की जड़ कहां है? क्या है भोला पांडे और श्रीवास्तव गैंग का इतिहास? क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं? क्या है सुशील श्रीवास्तव का अतीत? देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या है गैंगवार का इतिहास? कौन है भोला पांडे? कौन है सुशील श्रीवास्तव? दोनों के बीच में क्यों चल रहा खूनी खेल?
अनुराग कश्यप की कहानी आज भी झारखंड में चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड की धरती पर उसी अंदाज में आज भी गैंगवार जारी है। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े AK-47 से फायरिंग की जाती है, 3 लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस गैंगवार की वजह क्या है? क्यों दोनों गैंग के बीच में हो रहा है खूनी खेल? दरअसल भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव के बीच जारी अदावत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सुशील श्रीवास्तव भोला पांडे गिरोह का शूटर था। वो भोला पांडे के लिए काम करता था। इतना ही नहीं, सुशील श्रीवास्तव भोला पांडे की गैंग का स्टार शूटर बन गया था। लेकिन सुशील की नजर इस गिरोह के सरगना बनने पर टिकी थी। लिहाजा भोला पांडे को रास्ते से हटाया जाना जरूरी था। साल 2010 भोला पांडे को दुमका जेल से रांची लाया जा रहा था। रांची लाने के दौरान ही बीच रास्ते में भोला पांडे को गोली मार दी जाती है। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे सुशील श्रीवास्तव का ही हाथ था। सुशील श्रीवास्तव को उम्मीद थी कि भोला पांडे की मौत के बाद उसे गैंग का सरगना बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भोला पांडे की मौत के बाद उसके भतीजे किशोर पांडे को पांडे गैंग का हेड बना दिया गया। अब सुशील श्रीवास्तव का सपना पूरा होते होते रह गया। लेकिन कुछ समय के बाद किशोर पांडे को भी जमशेदपुर में मरवा दिया गया। किशोर पांडे की मौत के पीछे भी सुशील श्रीवास्तव का हाथ बताया जाने लगा। लगातार 2 मौतों के बाद पांडे गिरोह को इस बात का पता चल गया कि इन हत्याओं के पीछे सुशील श्रीवास्तव का हाथ है। पांडे गिरोह ने सुशील श्रीवास्तव की पत्नी के ऊपर रांची में जानलेवा हमला करवाया। बम लगा बम। इस बीच भोला पांडे गिरोह लगभग साफ हो चुका था। लेकिन भोला पांडे के पुराने समर्थक एकजुट होने लगे। वो पांडे गिरोह का साथ देने लगे। समझा जाता है कि पांडे गिरोह के लोगों की हत्याओं का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अनुराग कश्यप की फिल्म झारखंड की धरती पर खेले जा रहे खूनी खेल को बखूबी बयां करती है। हजारीबाग से यादवेंद्र के साथ रांची से सनी शारद, जी मीडिया। गैंगवॉर का ये खूनी खेल आगे भी रहेगा जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। इस गोलीबारी ने झारखंड सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि अंदेशे के बाद भी खूनी खेल को अंजाम दिया जाता है, अपराधी अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं। क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कभी खत्म भी होगा? चंद गोलियां और जिंदगी खाक। ये आगाज है एक गैंगवार का। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई आखिरी बार भी नहीं है। सिलसिला चलता रहेगा, खून बहता रहेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हालात बयां कर रहे हैं। हाल ये है कि कोर्ट परिसर में अपराधी AK-47 लेकर पहुंच जाते हैं। झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य है। यहाँ की अदालतों में नक्सली भी पेश किए जाते हैं
और कई बार कोर्ट जाते समय हमला कर नक्सलियों को छुड़ा ले जाने का मामला भी सामने आया है। खुफिया रिपोर्टों को मानते हुए कोर्ट परिसर की भी सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन लगता है कि प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अगर प्रशासन ने सबक लिया होता तो कोर्ट परिसर में AK-47 लेकर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है। कोर्ट परिसर में AK-47 लेकर अपराधी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पेशी थी सुशील श्रीवास्तव की, जो एक गैंग के लीडर हैं, और जो किशोर पांडे और भोला पांडे का गिरोह है, उसके गिरोह के लगता है कि कुछ सदस्य या कुछ गैंग मेंबर्स वहां आकर उन्होंने सुशील श्रीवास्तव के पेशी के बाद सुशील श्रीवास्तव के साथ जो लोग थे और सुशील श्रीवास्तव के जो ग्रुप थे उसी पर उन्होंने फायरिंग की है, और उस फायरिंग को जो है AK-47 का इस्तेमाल करके किया गया, बर्स्ट फायर किया गया। सवाल ये उठता है कि अपराधियों के पास AK-47 जैसे हथियार पहुंचे कहां से? इस अत्याधुनिक हथियार तक अपराधियों की पहुंच कैसे संभव हुई? और अगर अपराधियों के पास ऐसे खतरनाक हथियार पहुंच भी गए तो फिर पुलिस अनजान कैसे रही? इस बात की क्या गारंटी है कि पकड़ा गया हथियार अपराधियों के पास आखिरी हथियार था? हाँ, नक्सलियों के पास AK-47 होने की खबर मिलती रहती है, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि झारखंड में पनप रहे गैंगों का संबंध नक्सलियों के साथ है? क्या दोनों का नेक्सस मिलकर काम कर रहा है, या फिर मामला इससे कहीं आगे का है? मामला चाहे जो भी हो, इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि अपराधियों के पास ये खतरनाक हथियार पहुंचे कैसे। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे और कितने हथियार गैंग के पास मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में सुरक्षा की स्थिति पे कारगर कार्रवाई करके और उसको बेहतर किया जाए, और उसी सिलसिले में हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ खास निर्देश किस एरिया में या किस स्तर पे? सुरक्षा चाक चौबंद हो, ये अपने आप में ही बढ़िया निर्देश। अब तो पुलिस की जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है वो काफ़ी खतरनाक इशारा है। ज़रूरत है इस इशारे को समझने की, नहीं तो पहले से नक्सली समस्या से जूझ रहे राज्य के सामने एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे किस रूप में लेना चाहती है। यादवेंद्र सिंह के साथ आशुतोष सिन्हा, जी मीडिया, हजारीबाग। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए बाखबर और होशियार, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।